आज हम लोग को गोलीय दर्पण से बनने प्रतिबिंब के पहले नियम के विषय में समझना है। तो आप तो जानते हैं कि प्रकाश क्या है, एक विद्युत चुंबकीय तरंग। प्रकाश एक ऊर्जा है जो विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में गमन करती है और जिसकी तरंग दैर्घ्य कहाँ से कहाँ तक होती है, तो 3900 एंगस्ट्राम से लेकर के 7800 एंगस्ट्राम तक होती है। समांतर से 4000 एंगस्ट्राम से 7000 एंगस्ट्राम तक कह दिया जाता है। वर्तमान में नैनोमीटर में भी व्यक्त कर रहा है, 400 nm से लेकर के 700 nm तक ऐसा प्रदर्शित किया जा रहा है। तो विद्युत चुंबकीय तरंग है, इसलिए इस प्रतिबिंब के नियम समझने के पहले दो चीज अपने मन में बैठा लीजिए कि प्रकाश किरणें की पारस्परिक अनिर्भरता यानी इंडिपेंडेंसी ऑफ लाइट रेज फ्रॉम ईच अदर। अब ये अंग्रेजी से ही समझ गए कि इंडिपेंडेंसी ऑफ लाइट रेज फ्रॉम ईच अदर अर्थात किरणें एक दूसरे पर निर्भर नहीं करती है। अर्थात अगर दो प्रकाश स्रोत है और दो अलग अलग प्रकाश स्रोत से किरणें डाली जा रही है, अपनी चल रही है और एक दूसरे से वो टकरा भी रही है, तो उस टकराने से उसके कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, अपने अपने मार्ग पर किरणें चली जाएगी। इसी को प्रकाश किरणें की पारस्परिक अनिर्भरता कहते हैं। समझ में आ गया ना कि दो स्रोत हों या अलग अलग से स्रोतों से प्रकाश की, माने यहाँ से किरणें अगर जा रही है और यहाँ से किरणें जा रही है और बीच में कहीं टकरा गई, तो ये नहीं कि टकराने से वो कट गई, वहाँ से खत्म हो गई। टकराने के बाद भी अब द्रव्य नहीं वहाँ रुक जाएगी, ये किरणें आपको फिर अपने मार्ग से चलते हुए आपके गंतव्य स्थान पर पहुंचेगी। इसका अर्थ यह है कि किरणें परस्पर अनिर्भर होती है, अर्थात इंडिपेंडेंसी ऑफ लाइट रेज फ्रॉम ईच अदर। प्रकाश का पथ जो होता है अनिर्भर रहता है, एक दूसरे पर निर्भरता नहीं करता। प्रकाश किरणें परस्पर अनिर्भर होती है, उनका पथ एक दूसरे पर डिपेंड नहीं करता। किरणें दो अपनी जाएगी तो अपने मार्ग पर ही चली जाएगी, ठीक ना। तो इसको प्रकाश के पथ की, प्रकाश किरणों की पारस्परिक अनिर्भरता कहते हैं। क्लियर हुआ। और दूसरा होता है, दूसरे समझना तो यहाँ बेसिक ही समझ लीजिए कि देखिए अब अगर ये किरणें इधर से डाली जा रही है, इधर से जा रही है तो इधर निकल जा रही है, तो इधर से किरणें डालेंगे तो इधर से जाएगी, जैसे यहाँ समझ देख ही रहे हैं। यानी अगर इस तरह से भी समझ में नहीं आ रहा है तो यहाँ समझिए कि अगर समतल दर्पण है और यहाँ से किरणें इधर जा रही है तो इधर चली जा रही है, इधर आ रही है तो इधर चली जा रही है, तो जब इसी पथ पर डालेंगे तो फिर इसी पथ पर निर्भर करेगी। इसी को प्रकाश किरणों की उत्क्रमणीयता कहते हैं। यानी एक तरफ से दूसरी तरफ जिस मार्ग में जाती है, दूसरी तरफ से अगर आ रही है तो फिर पहली तरफ उसी मार्ग पर निकल जाएगी, तो ये रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट रेज कहते हैं। तो दो तथ्यों को तो हमेशा मन में बैठा लेना है, क्योंकि आपको गोलीय दर्पण से जब प्रतिबिंब बनाएंगे तो इन चीज़ों को, तथ्य को ध्यान रखेंगे कि अगर यहाँ से इधर जा रही है, इधर से इधर जा रही है, इधर से अगर इधर से आ रही है और इधर निकल जाएगी, तो अगर इधर से जाएगी तो इधर जाएगी। यही क्या है, प्रकाश किरणों की उत्क्रमणीयता है, रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट रेज है। और अगर बीच में किरणें कहीं मान लेते हैं कि बस से चल रही है, इधर से भी किरणें जा रही है, इधर से किरणें जा रही है, काट रही है, तो फिर अपने अपने पथ पर वो चली जाएगी। इसी को प्रकाश किरणों की पारस्परिक अनिर्भरता कहते हैं। अब हमें उम्मीद है कि इन दो तथ्यों को आप समझ लिए कि प्रकाश की पारस्परिक अनिर्भरता और प्रकाश पथ का उत्क्रमणीयता। अब दो तथ्य को समझने के पश्चात आज हम लोग को पहले समझना है कि प्रतिबिंब खींचते हैं तो किन नियमों का पालन करते हैं। तो देखिए 4 बेसिक नियम याद रखना है आपको। पहले कि मुख्य अक्ष के समानांतर जो किरण आ रही है, ये मुख्य अक्ष कहलाता है, वक्रता, केंद्र और ध्रुव, जैसे परिभाषा पीछे बताए थे पिछले वाले में। तो मुख्य अक्ष के जो समानांतर किरण आएगी वो सदैव या तो फोकस होकर के जाएगी। अवतल दर्पण में ऐसा देखो, ये कौन सा दर्पण होगा, अवतल होगा, क्योंकि बाहर पालिश की अंदर धसा हुआ, तो ये कहाँ से जाएगी, फोकस से होकर के जाएगी। और उत्तल दर्पण में क्या होगा, उत्तल दर्पण में तो पालिश से फोकस पर तो जाएगी नहीं, तो फोकस से निकलती हुई प्रतीत हो रही कि ये फोकस से निकल रही है, ये बाहर मुड़ जाएगी। इसके मतलब कि अवतल दर्पण में पीछे भी बताए हैं, या समझ लेना कि क्यों, तो किरणें उधर मुड़ती है जिधर आपको वक्रता, आपको कर्व ज्यादा होता है, झुकाव ज्यादा होता है। तो इसी कारण से आपको मन में आएगा कि ये किरणें इधर क्यों नहीं मुड़ रही, तो किरणें उधर मुड़ती है जिधर झुकाव ज्यादा होगा, तो इधर झुकाव ज्यादा इसलिए किरणें इधर मुड़ेगी।
इसमें किरणें इधर झुकाव, इसके अपेक्षा इधर झुकाव है, तो इसलिए किरणें इधर मुड़ रही। तो अब हमें उम्मीद है कि समझ गए कि किरणें क्यों ऐसे मुड़ती है। तो इसमें आपको मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली किरणें ये फोकस से होकर के जाएगी किसमें, आपको अवतल दर्पण में, और उत्तल दर्पण में भी फोकस से निकलती हुई प्रतीत होगी। क्लियर हुआ। तो पहला प्रतिबिंब का नियम एक ध्यान रखना होगा कि आपको दर्पण में, गोलीय दर्पण में मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली किरणें या तो फोकस से होकर के जाती है या फोकस से निकलती हुई प्रतीत होती है, कि फोकस से निकल रही है या फोकस पर मिलती हुई प्रतीत होगी, वही बात हुई। तो ऐसे करके आप समझ गए, ये किरणों का प्रथम नियम था। और दूसरा जस्ट इसके विपरीत है कि अगर किरणें फोकस से गुजर रही है, फोकस से पास कर रही है, किरणें फोकस की तरफ आ रही है, फोकस से गुजर रही है या फोकस की तरफ आ रही है, तो दर्पण से टकराने के बजाय मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाएगी। क्या बताए दूसरा नियम, कि अगर किरणें चाहे उत्तल हो चाहे अवतल दर्पण हो, गोलीय दर्पण हो, और फोकस की ओर आ रही है, तो दर्पण से परावर्तन के पश्चात क्या होगी, आपको वो मुख्य अक्ष के समानांतर होगी। और ये हमेशा ये जो डॉटेड लाइन दिखाया गया है वक्रता केंद्र से दिखाया गया है, क्योंकि वक्रता केंद्र से दर्पण के किसी बिंदु को मिलाएंगे तो वही अभिलंब का कार्य करता है, इसलिए यह कोण इस कोण के बराबर हो जाएगा। इसको समझाने के लिए बना दिया गया है। तो ये दो आपको उम्मीद है कि दो समझ गए। अब तीसरा क्या है, तीसरा है कि अगर वक्रता केंद्र की तरफ किरणें आ रही है तो फिर वो अपने मार्ग पर ही वापस जाती है, अब उसके लिए नहीं। यानी तीसरा यही है कि अगर दर्पण के वक्रता केंद्र की तरफ किरणें आ रही है तो परावर्तन के पश्चात उसी पथ पर वापस आ जाएगी। वक्रता केंद्र की तरफ आ रही थी संयोगवश, तो वो अपने मार्ग पर ही लौट जाएगी, अब वो वापस नहीं आएगी। तो ये तीन ही विशेष नियम हैं, इन्हीं तीन नियमों से प्रतिबिंब बनाते हैं। क्या देखे, मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाले किरणें परावर्तन के पश्चात फोकस से जाती है या फोकस से निकलती हुई प्रतीत होती है। दूसरा था कि अगर फोकस की ओर आने वाली किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाती है। और तीसरी है कि वक्रता केंद्र की तरफ आने वाली किरणें परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग पर वापस चली जाती है। विशेष ये तीन ही नियम है, लेकिन एक नियम ये भी समझिएगा कि अगर ध्रुव पर आ रही है किरणें, ध्रुव पर सीधे इंसिडेंट हो रही है और जिस कोण पर आपतित होती है उसी कोण से तिरछी आपतित हो रही है, तो उसी कोण पर वो आपको उतने कोण बनाते हुए परावर्तित हो जाएगी, चाहे उत्तल दर्पण हो चाहे अवतल दर्पण हो। तो इसमें तो जनरल से सेम दिखाई दे रहा है, चाहे उत्तल हो। तो ये आपको चार नियम है, लेकिन बेसिक तरह से ये तीन नियम को आपको ध्यान में रख करके ही आपको प्रतिबिंब बनाना है कि इन्हीं तीन किरणों में से दो किरणें लेकर करके, और जब ये किरणें किसी बिंदु पर काट देगी वास्तव में, तो वहाँ वास्तविक प्रतिबिंब बन जाएगा। और जहाँ किरणें ये काटती हुई प्रतीत होती है, वास्तव में काटती नहीं है, वहाँ पर आपको आभासी प्रतिबिंब होगा। तो और उत्तल दर्पण में अब चूंकि किरणें उधर जाएगी नहीं तो काटेगी कहाँ से, तो सदैव क्या होगा, आभासी प्रतिबिंब होगा। और अवतल दर्पण में वास्तविक और आभासी दोनों प्रतिबिंब बनते हैं। तो अब हम लोग को देख लिया जाए कि अवतल दर्पण में कब आपको आभासी प्रतिबिंब बनता है और कब आपको वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, उसको पहले किरण आरेख से समझने का प्रयास किया जाए। विषय में अध्ययन किया कि प्रतिबिंब बनाने के किरण आरेख का नियम क्या है। और हमेशा वैसे बहुत से अनेक किरणें चलती है, लेकिन दो किरणों को लेकर के ही, जैसे माना जाता है कि जहाँ दो किरणें काटती है वहाँ सभी किरणें काटते हैं, तो दो किरणों को लेकर के ही प्रतिबिंब बनाते हैं। तो ध्यान रखना हो कि दो किरणों का ही यूज करके प्रतिबिंब बनाते हैं, उन्हीं किरणों की सहायता से, क्योंकि तीन आपको विशेष नियम है और दो किरणों का प्रयोग किया जाता है और ये माना जाता है कि अन्य किरणें भी वहीं काटती है। इस प्रकार अगर वस्तु अनंत पर है, समझिए कि अनंत पर है, तो अनंत से तो किरणें मुख्य अक्ष के समानांतर आएगी। तो अनंत से जो किरणें मुख्य अक्ष के समानांतर आती है, और आप जानते हैं कि समानांतर आएगी तो हमेशा फोकस से होकर के ही जाएगी, तो फोकस से निकल जाएगी। अभी परस्पर का निर्भरता बताए थे, फोकस होकर के निकलेगी। इसलिए क्या होगा, अब किरणें फोकस पर काटती है ना, तो पीछे बताए थे कि जहाँ किरणें वास्तव में काटती हुई प्रतीत होती है, काटती है, वहाँ पर वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। तो ये किरणें फोकस पर काट रही है, मुख्य अक्ष के समानांतर किरणें
अवतल दर्पण में, अवतल दर्पण से हम प्रतिबिंब पढ़ रहे हैं, अवतल दर्पण से जो प्रतिबिंब बनता है उसी के विषय में स्टडी कर रहे हैं हम लोग। तो जो मुख्य अक्ष के समानांतर किरणें आती है वो फोकस पर काटती है। इस कारण से वस्तु अगर अनंत पर है तो प्रतिबिंब उसका फोकस बनेगा। देख रहे बिंदुवत बन रहा है तो ये प्रतिबिंब अत्यंत छोटा होगा, बिंदुवत होगा। और ऐसे नहीं तिरछी आपति दिखा रहे हैं, ये भी उसी का पार्ट है कि अगर तिरछा मान लीजिए कि आप कहेंगे इस तरह से नहीं, आपको प्रतिबिंब अगर ऐसे भी किरणें आएगी, एक वक्रता केंद्र से आ रही किरणें तो अपने मार्ग पर निकल जाएगी, और एक फोकस से आ रही है तो मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाएगी। तो उस स्थिति में फोकस पर ही ये किरणें और ये किरणें अगर देखा जाएगा, ये वक्रता केंद्र से जा रही है तो फोकस तल में ही ये काटेगी, इसलिए ये फोकस तल में भी ये छोटा सा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। तो चाहे तो इसीलिए कह देते हैं कि छोटा, यहाँ से तो ऐसे रहेगा तो बिंदुवत होगा, सब आपका मुख्य अक्ष से समानांतर किरणें आ रही है, और अगर ऐसे ही किरणें आ रही है, अगर झुकी हुई आपतित हो रही है दो किरणें, तो उस स्थिति में भी बहुत छोटा वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब कहाँ प्राप्त होता है, फोकस पर प्राप्त होता है। तो दो स्थितियों को समझाया गया प्रथम स्टेज में। प्रथम है कि दोनों की चर्चा यही करेंगे कि मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली किरणें ये है, और अगर मुख्य अक्ष के समानांतर ना करके अगर परस्पर समानांतर किरणें आ रही है और परस्पर समानांतर किरणें यानी वस्तु अनंत पर है तो उस स्थिति में ऐसे भी किरणें आ सकती है। तो अगर वस्तु अनंत पर है तो मुख्य अक्ष के समानांतर किरणें दिखाया गया है, और एक ऐसा नहीं दिखा करके आपको वस्तु अनंत पर है तो ऐसे भी किरणें आ सकती है अनंत से, तो ये किरणें आएगी तो इसे से फोकस बनेगा, चित्र बनेगा। इसलिए चर्चा करते हैं कि वस्तु अनंत पर होता है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, फोकस पर बनता है, वास्तविक होता है, उल्टा होता है और बहुत छोटा होता है, दोनों को मिलाते हुए। अब दूसरी स्थिति कि वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र यहाँ और अनंत अब नजदीक आ गई है वस्तु, तो वहां आ गई है और वहां से एक किरण चलाएंगे तो एक किरण जो होगी जानते हैं कि समानांतर आएगी तो फोकस से गुजरेगी, और एक किरण वक्रता केंद्र से जाएगी तो आपको उसी मार्ग पर लौट जाएगी। तो अब ये काट कहेंगे, अब ये फोकस फोकस से गुजरी थी और वक्रता केंद्र से, तो ये दोनों के मध्य में काटेगी। इस कारण से चित्र कहाँ प्राप्त होगा, वक्रता केंद्र और फोकस के मध्य में प्राप्त होगा। इस प्रकार आप ध्यान रखेंगे वस्तु कहाँ आ रही है, अनंत से और वक्रता केंद्र के बीच में आ गई तो प्रतिबिंब कहाँ बना, फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में बना। ये भी प्रतिबिंब वास्तविक होगा, उल्टा होगा और वस्तु से छोटा ही बनता है, लेकिन अब बहुत छोटा नहीं बनेगा। अब थर्ड केस देख लिया जाए, जब वस्तु को अब आती है धीरे धीरे आ रही है और वक्रता केंद्र पर आ गई, तो वक्रता केंद्र पर आ गई तो यहाँ से किरणें चलेगी तो फोकस निकलेगी। अगर फोकस निकलेगी और एक वक्रता केंद्र से जा रही है, मैंने फोकस से अगर देखिए एक समानांतर गई तो फोकस से आई और फोकस से गई तो समानांतर हो गई, तब ये दोनों किरणें तो उसी तल पर काटेगी, वक्रता केंद्र वाले तल पर काट देती है। इसलिए चित्र वक्रता केंद्र वाले तल पर ही प्राप्त होता है, वास्तविक होता है, उल्टा होता है, और चूंकि वही प्राप्त होता है इसलिए सदैव क्या होता है, प्रतिबिंब भी वस्तु के लंबाई के बराबर ही होता है। तो तीसरी स्थिति आपने सीखा। अब चौथी स्थिति के लिए कि कहाँ आ जाए वस्तु, अब वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में आ जाए, धीरे धीरे आ रही है तो वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में अगर वस्तु आ जाती है तब तो एक वक्रता केंद्र से किरण चलाएंगे तो अपने पथ पर लौट जाएगी, और एक अगर समानांतर जा रही है तो फोकस से होकर के जाएगी। तो ये किरणें अब चूंकि वक्रता केंद्र से और फोकस होकर के जा रही है तो जाकर के बहुत दूर जाकर काटती है, यानी अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में मिलती है। इसलिए आपको वस्तु का वास्तविक, उल्टा और बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। अब पांचवा स्टेज कि वस्तु कहाँ आ गई, फोकस पर आ गई। तो फोकस पर आएगी तो दो ही किरणें हैं, एक तो वक्रता केंद्र, तीन ही किरणें लेते हैं तो एक वक्रता केंद्र से जाएगी तो सीधे निकल जाएगी, और एक मुख्य अक्ष के समानांतर तो फोकस पर ही जा रही है। तो अब बताइए फोकस से जा रही है और ये वक्रता केंद्र से, तो उस स्थिति में इसके इधर काटने का अब ये जाएगी तो ये काटती है, जो व्यवहारिक स्थिति है वो ये अनंत पर मिलती है, यानी बहुत दूर, अनंत मतलब बहुत दूर, वास्तविक, उल्टा और बहुत बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त होता है इस स्थिति में।
तो ये स्थिति में बहुत बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त होता है, अनंत पर प्राप्त होता है। तो अनंत पर प्रतिबिंब हम जानते हैं कि जो श्रांत आँख होगा, रिलैक्स आइज होगा, उससे आप देख पाएंगे। तो ये आपको 5 स्थितियाँ रही जब आपको उसका वास्तविक, उल्टा और साइज तो अलग अलग प्राप्त होते हैं भिन्न भिन्न स्थितियों में। तो ये अवतल दर्पण से आपको प्रतिबिंब के विषय में चर्चा रहा। अब अगर फोकस और ध्रुव के बीच में अगर वस्तु आ जाती है, पोल और फोकस के बीच में, तो ये किरणें अब इधर कहीं नहीं काटती है, देखा गया व्यवहारिक में, लेकिन इस स्थिति में पीछे प्रतिबिंब प्राप्त होता है। तो उसको भी समझाया गया कि वक्ता केंद्र से किरणें आ रही है और एक ये फोकस से होकर के जो मुख अक्ष के समांतर ये जो फोकस जा रही है, पीछे अगर मिलाया जाएगा तो पीछे किसी बिंदु पर से ये निकलती हुई प्रतीत होगी। इसी कारण से यहाँ आभासी प्रतिबिंब प्राप्त होता है। तो उसकी व्याख्या इस प्रकार की गई है। तो ये 6 स्थिति रही अवतल दर्पण से, जिसके विषय में, प्रतिबिंब के विषय में आपने व्याख्या समझा। क्या क्या समझे आप? कि वस्तु कहाँ हो, वस्तु अगर अनंत पर है तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है, फोकस पर बनता है। कैसा होता है उसकी? तो ये वास्तविक होता है, उल्टा होता है, तो वास्तविक, उल्टा और बहुत छोटा होता है। और कहाँ बनाइए? तो दर्पण के आगे बना। ये उसकी प्रकृति रही और ये स्थिति रही, स्थिति और ये प्रकृति। अब आपको अनंत और वक्रता केंद्र, जिसको सी कहते हैं, अब धीरे धीरे वस्तु आ रही है तो प्रतिबिंब एफ और सी के बीच में, यानी फोकस और सी के बीच में बनता है। ये भी वास्तविक होता है, उल्टा होता है, अब छोटा होता है, बहुत छोटा नहीं होता है। ये भी दर्पण के आगे ही बनता है। थर्ड केस, जब वक्रता केंद्र पर आ जाती है तो प्रतिबिंब भी वक्रता केंद्र पर ही बनता है। ये भी वास्तविक होता है, उल्टा होता है और बराबर बनता है, अब दर्पण के आगे ही बनता है। चौथा केस, सी और एफ के बीच में, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? सी और अनंत के बीच में बनेगा। जैसे जैसे वस्तु नजदीक आ रही है प्रतिबिंब दूर जा रहा है, विपरीत देख रहे हैं। ये भी वास्तविक होगा, उल्टा होगा और बड़ा बनेगा बस से, अब ये भी दर्पण के आगे ही बनेगा। पांचवा केस आपने देखिए, फोकस पर आ गया तो वस्तु प्रतिबिंब अब अनंत पर बनेगा। ये भी वास्तविक, उल्टा होगा और बहुत बड़ा होगा। ये भी दर्पण के आगे ही बनेगा। तो ये स्थिति और प्रकृति के विषय में याद कर लीजिएगा। और छठा केस कि एफ और ध्रुव के बीच में आ जाए, वस्तु हो जाए ध्रुव के बीच में, तो ये प्रतिबिंब अब पीछे बनता है, ये दर्पण के पीछे बनता है। ये कैसा होता है? आभासी होता है। आभासी प्रतिबिंब सीधा बनता है, मैंने इरेक्टिक होगा और बड़ा ही बनता है आपका। ये कहाँ बनता है? दर्पण के पीछे बनता है। तो ये स्थिति आपको 6 स्थिति थी अवतल दर्पण से प्रतिबिंब के विषय में। उम्मीद है कि आप इसको याद रखेंगे। तो ये स्थिति थी अवतल दर्पण के विषय में।